नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था और मशीन के अंतर्गत हमारी दो चीज़ें आती हैं, जनरेटर आता है और मोटर आता है। तो हम लोग मोटर को छोड़ के अभी जनरेटर को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग जनरेटर का क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि जनरेटर कितने प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स आते हैं जो बार बार यूज किए जाएंगे, तो उन टर्म्स को हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। इनको हम लोग समझ लेंगे तो हमको जो डीसी जनरेटर होता है इसके कार्यप्रणाली को और इसके अंतर्गत जो आने वाली शब्दावलियाँ होती हैं उनको समझने में आसानी होगा। तो आइए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। इसमें ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार यहाँ पर हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो उसमें आएंगे, तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं। हालांकि इसको हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। वोल्टेज ड्रॉप, या इसको ये इंग्लिश शब्द है वोल्टेज ड्रॉप, इसको हिंदी में हम लोग विभवपात भी लिखते हैं। विभवपात देखिए, अगर हमारे पास कोई बैटरी है, बैटरी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये हमारा जो है लोड रेजिस्टेंस है कोई इस तरीके से। अगर ये हम मान लेते हैं 20 वोल्ट का है, 20 वोल्ट, और ये हमारा है 3 ओम का है और ये 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ चुके थे इसको, हालांकि पढ़े हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए, अब ये एक सर्किट डायग्राम हो गया है। इसमें ये 20 वोल्ट का जो है इनमें स्रोत लगा हुआ है, ये हमारा लोड प्रतिरोध है ये वाला, और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि जो लोड है, लोड के एक्रॉस कितनी वोल्टेज मिल रही है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। लोड के एक्रॉस यहाँ मान लेते हैं ए है और ये बी है। अगर लोड के एक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना हो तो क्या प्राप्त होगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इस सर्किट में जो है करंट को निकालेंगे। करंट निकालने के लिए हम लोग I बराबर V/R फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो I का मान इसमें आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। V का मान 20 वोल्ट है और टोटल R निकाल लेंगे, ये और ये श्रेणी में लगे हैं तो ये 3 और 2 5 ओम हो जाएगा। तो I का मान हमारा आ जाएगा 4 एम्पियर। करंट का मान इस परिपथ में हमारा 4 एम्पियर आ चुका है। अब इसमें जो है हमको इस 3 ओम के एक्रॉस जो है वोल्टेज पता करना है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग V बराबर IR फॉर्मूले का यूज करेंगे, जहां R क्या लगा, अब की बार R का मान क्या रखेंगे 3 ओम, क्योंकि हमको 3 ओम के एक्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो V का मान कितना है, I का मान रखेंगे यहाँ 4 एम्पियर और R का मान 3 रखेंगे, क्योंकि हमारा लोड रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम का, जिसके क्रॉस हमको वोल्टेज प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर आया 12 वोल्ट। हमारा स्रोत था 20 वोल्ट का और हमारा लोड को मिल रहा है कितना 12 वोल्ट। बाकी के 8 वोल्ट कहाँ चले गए, बाकी के 8 वोल्ट यहाँ बैटरी में ही ड्रॉप हो गए। ये देखिए, इतना बैटरी का हिस्सा होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी में ही होता है। ये इतना बैटरी का पार्ट है, बैटरी का रेजिस्टेंस कहीं बाहर नहीं लगा होता है, बैटरी का रेजिस्टेंस उसके अंदर ही होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जितनी वोल्टेज हमारी स्रोत की थी 20 वोल्ट, उसका जो है कुछ ही भाग, आधे से थोड़ा ज़्यादा जो है हमारे लोड को मिला, बाकी का ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप वोल्टेज का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग वोल्टेज विभवपात निकाल रहे थे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप
सब जो होता है ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम लोग पूछे हैं कि ये 3 ओम के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 3 ओम के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, तो यहाँ पर 3 ओम के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आया 12 वोल्ट। अब बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के अंतर्गत जो वोल्टेज ड्रॉप अगर हमको निकालना है तब कितना आएगा, देखिए तब आ जाएगा हमारा V बराबर IR। फिर लगाएंगे, अब की बार जो है I का मान 4 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि दोनों श्रेणी में है तो श्रेणी में जो है एक ही धारा फ्लो होती है। और R का मान अब की बार रखेंगे 2। तो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ गया 8 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप और कुछ नहीं होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप जो किसी प्रतिरोध में जो करंट फ्लो हो रही है उसका गुणनफल और रेजिस्टेंस का गुणनफल ही होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, वोल्टेज ड्रॉप कहीं कहीं जो है लाभप्रद होता है, कहीं ज़्यादातर जगह पर ये हानि देता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 20 वोल्ट का स्रोत लिए थे, हमारा लोड को मिल रहा है 12 वोल्ट। तो ये हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है। तो इस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग कैसे घटा सकते हैं, ये की पूरी जो स्रोत की वोल्टेज है वो हमारे लोड के क्रॉस मिले, तो इसको हम लोग कैसे घटा सकते हैं। तो इसका हमारे पास तरीका है कि स्रोत का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्रोत का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आइडियली शून्य हो जाए। आइडियली कितना हो जाए, शून्य हो जाए। अगर हम लोग इसको 0 रख दें, जो स्मॉल r होता है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको अगर हम लोग 0 रख दें, अगर इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग 0 रखें, अगर आइडियल माने सोर्स को, हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स पढ़े थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अगर हम लोग इसको आइडियल मान के चले तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इस बैटरी का 0 हो जाएगा। तब देखते हैं पूरी की पूरी वोल्टेज हमको मिल रही है कि नहीं यहाँ स्रोत के क्रॉस। तो आइए देखते हैं। अब इसको अगर 0 रख देंगे तब इसका हम लोग धारा निकालेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से निकलेगा। यहाँ देख लेते हैं। अब दूसरी बार जो है करंट निकाल रहे हैं जब R का मान 0 है तब, तो I बराबर हमारा हो जाएगा 20/3 एम्पियर। इतना होगा जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तब केवल एक ही रेजिस्टेंस रहेगा, तो इतनी करंट फ्लो हो रही है। अब हम लोग इसके क्रॉस अब फिर से जो है वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो V बराबर हमारा I, R फिर से लगाएंगे, I का मान हमारा कितना है 20/3 एम्पियर, और R का मान कितना है 3 है। तब ये 3 से कट जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा 20 वोल्ट। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग स्रोत कितना वोल्ट के लिए थे 20 वोल्ट, और हमको लोड को मिल रहा है कितना 20 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमारा 0 रहेगा तो पूरी की पूरी वोल्टेज जो हमको लोड के क्रॉस मिलेगी। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरी की पूरी वोल्टेज अगर लोड के क्रॉस मिलेगी तो लोड को अधिकतम पावर ट्रांसफ़र होगा। जितनी शक्ति जो है बैटरी की है वो पूरी की पूरी क्या होगी, लोड को मिलेगी। मैंने ये इसको क्यों बताया, इसका अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए अब हम लोग आ जाते हैं जनरेटर पर। अभी अभी मैंने जो बताया वोल्टेज ड्रॉप, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको मैं अभी डीसी जनरेटर में इम्प्लीमेंट करके इसका उपयोग करके मैं दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जनरेटर हमारा डीसी जनरेटर कितने प्रकार का होता है। तो हेडिंग में लिखेंगे डीसी जनरेटर। इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो डीसी जनित्र। तो डीसी जनित्र क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे कि वह जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित
करता है उसे डीसी जनित्र बोलते हैं या कहते हैं। ये डीसी जनरेटर का हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग डीसी जनरेटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे डीसी जनित्र का वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो मैं इंग्लिश लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। डीसी जनित्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला भाग क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनित्र और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनित्र। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसमें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर केवल एक ही प्रकार का होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ही बोलते हैं। और इसमें जो दूसरा भाग है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ये कई प्रकार का होता है। तो इसका वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनित्र को पुनः निम्न भागों में बांट सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है डीसी शंट जनरेटर, शंट जनित्र। और दूसरा रहेगा, इसको ए बी से लिख लेते हैं, ए बी। और दूसरा है डीसी श्रेणी जनित्र। और तीसरा है हमारा डीसी कंपाउंड जनित्र। अब यहाँ डीसी कंपाउंड जनित्र को हम लोग फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। ये वाला डीसी कंपाउंड जनरेटर है, इसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ तो लिखेंगे डीसी कंपाउंड जनित्र को पुनः दो भागों में बांटा गया है।
तो ये कौन कौन से हैं, इसको हम लोग लिखेंगे रोमन अंक में, फर्स्ट और सेकेंड। तो पहला हमारा होता है लॉन्ग संट कंपाउंड जनित्र, या इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। और दूसरा होता है हमारा शॉर्ट संट कंपाउंड जनित्र, शॉर्ट संट कंपाउंड जनित्र। इसको हम लोग लिखते हैं, दूसरा नाम इसका है, इसका दूसरा नाम लिखेंगे हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। तो ये हो गया हमारा डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण। तो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी डीसी मोटर को भी, तो डीसी मोटर भी सेम इतने ही टाइप के होते हैं, जितना टाइप का हमारा डीसी जनरेटर है उतने ही टाइप का हमारा डीसी मोटर भी होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डीसी मोटर को जनरेटर की तरह और डीसी जनरेटर को मोटर की तरह यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो डीसी मोटर के प्रकार होते हैं वो जैसे जैसे जितना प्रकार डीसी जनरेटर में है हमारा, उतना ही प्रकार हमारा डीसी मोटर में भी होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अभी तो इसको लिखे हैं, इसको ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट करके लिख लेते हैं कि इसका वर्गीकरण कैसे है। तो इसको जो है ग्राफ के रूप में देखिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। इसका डायग्राम बना लेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे डीसी जनित्र, ये हमारा डीसी जनरेटर हो गया। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो दो भागों में इसको इस तरीके से निरूपित कर देंगे। पहला क्या था हमारा, सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र, और दूसरा है हमारा सेल्फ एक्साइटेड जनित्र। अब ये तो केवल सेपरेटली एक्साइटेड केवल एक ही टाइप का होता है, इसको अभी हम लोग चित्र के माध्यम से और उसका कार्यप्रणाली भी समझेंगे, तो इसको बाद में देखेंगे। तो अभी आ जाते हैं हम लोग सेल्फ एक्साइटेड की तरफ। अब सेल्फ एक्साइटेड हमारा कितना टाइप का था, सेल्फ एक्साइटेड को हम लोग 4 भागों में बांटे थे, 3 भागों में। पहला था हमारा ये दूसरा और ये तीसरा। पहला हमारा था डीसी संट जनित्र, और दूसरा था डीसी श्रेणी जनित्र, और तीसरा था हमारा डीसी कंपाउंड जनित्र। तो इस तरीके का कुछ देखिए ट्री प्राप्त हो जाता है हमको। अब इसमें हम लोग कंपाउंड जनरेटर को भी वर्गीकृत किए थे, तो इसको भी 2 भागों में बांट लेंगे। ये हमारा पहला हो गया, यहाँ दूसरा आ जाएगा।
तो डीसी कंपाउंड में हमारा दो टाइप था। पहला लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र, या इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूलेटिव कंपाउंड जनित्र। और दूसरा था हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। इसका दूसरा नाम हमारा क्या था? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। तो ये हो गया हमारा जनरेटर का वर्गीकरण। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग पहले टाइप के जनरेटर पर। तो पहला टाइप हमारा कौन सा है? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इसको व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे। तो एक्साइटेड इसमें देखिए बार बार शब्द आ रहा है एक्साइटेड। एक्साइटेड क्या होता है? एक्साइटेड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी फील्ड को या कॉइल को हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, टेक्निकल शब्द में एक्साइटेड बोलते हैं। तो जो हमारा डीसी सेपरेटली जनित्र, इसका सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं, तब इसको हम लोग जानेंगे कि इसको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्यों बोलते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड यहाँ रहेगा, एक्साइटेड जनित्र। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके का रहता है। देखिए ये हमारा हो जाता है इसका फील्ड, ये हो जाता है आर्मेचर। आर्मेचर पर कार्बन ब्रशेस रखेंगे और यहाँ से ये बाहरी सर्किट को सप्लाई जाती है। ये हमारा लोड रहता है। ये लोड हो गया और यहाँ पर जो है किसी बैटरी द्वारा ये हमारा V हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके फील्ड को है जो है ये फील्ड जो इसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ये इसका फील्ड वाइंडिंग है, ये इसका आर्मेचर है, यहाँ पर कार्बन ब्रशेस रखे हुए हैं। ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का चित्र हो गया। तो इसका जो फील्ड होता है इसको जो है अलग से किसी दूसरे स्रोत द्वारा एक्साइट किया जाता है। यहाँ पर बैटरी दिखाया गया है, इस बैटरी से इस फील्ड को एक्साइट करेंगे। एक्साइट करने का मतलब क्या होता है? इसमें जो है डीसी धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये फील्ड क्या होगा? आर्मेचर कंडक्टर को कट करेगा, तभी जनरेटिंग एक्शन होता है और हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो इसका कार्य प्रणाली समझ लेते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस एक दिया हुआ है, इसके माध्यम से जब हम इस फील्ड को सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये आर्मेचर जो है घुमाया जाता है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इस आर्मेचर में। इस आर्मेचर में जो
ईएमएफ इंड्यूज होता है हमारा, उसको हम लोग ईजी से लिखते हैं। ईजी, ईजी का मतलब होता है जनरेटेड ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ, या किसी किसी किताब में हम लोग केवल इसको ई से लिखते हैं। ठीक, अब जो है अगर जनरेटेड हमारा ईएमएफ क्या है, ई है, तो कल हम लोग देखे थे कि आर्मेचर में कंडक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग कॉइल बोलते हैं, और कंडक्टर का मतलब होता है चालक। तो प्रत्येक चालक का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, प्रत्येक चालक का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अवश्य होता है। तो इस जनरेटर के आर्मेचर का भी कुछ अपना एक रेजिस्टेंस होता है, इस जनरेटर के आर्मेचर का भी कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है, जो कि कंडक्टर का ही रेजिस्टेंस होता है, जो आर्मेचर बनाने में यूज की गई हैं, चालक जो कॉइल यूज की गई हैं उन्हीं कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण जब हम लोड को कोई धारा देते हैं, लोड को मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित, आई धारा दे रहे हैं, जब इसको कोई करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें जो हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग आर ए से लिखते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाता है, इसी के अंदर होता है, आर्मेचर के अंदर ही होता है रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैं दिखाया नहीं और दिखाया भी नहीं जाता है। तो आर्मेचर के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है उसके कारण जो है इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वोल्टेज ड्रॉप घट के यहाँ पर जो टर्मिनल होता है इसके क्रॉस जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज वी लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज वी लिखते हैं। और हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ था वो क्या था, ईजी था, जो आर्मेचर में उत्पन्न हुआ था, उसको हम लोग ईजी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा लोड के क्रॉस प्राप्त हुआ वो हमारा क्या रहेगा, वी रहेगा, जिसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और ये हमेशा, ये जो वी है ये हमेशा ईजी से क्या होता है, कम होता है, यानी ईजी इज़ ग्रेटर देन वी लिख सकते हैं। ये जनरेटर के केस में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जनरेटेड ईएमएफ जो है टर्मिनल वोल्टेज से सदैव बड़ा होता है, किसमें, डीसी जनरेटर में। अब इसका हम लोग डीसी जनरेटर का जो समीकरण होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आर ए अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो हमारा आर्मेचर का, ये अभी हम लोग सीख रहे हैं किसके बारे में, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। तो यहाँ पर हमारा आई धारा फ्लो हो रहा है, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है आर, इसको आर एल भी लिख सकते हैं। तो जब इसमें हम लोग केसीएल लगाएंगे तो देखिए हमारा एक समीकरण आएगा, उसी को हम लोग जो बोलते हैं कि डीसी जनरेटर्स का वोल्टेज समीकरण, उसी को बोलते हैं। अभी हम लोग केसीएल लगा के देखते हैं। देखिए तो ये वाला जो लूप है, देखिए ये बंद लूप है, इसमें हम लोग केसीएल लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या है, ईजी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ इसको हम लोग प्लस मान लेते हैं, यहाँ माइनस मान लेते हैं। तो केसीएल किस तरीके से लगाते हैं, केसीएल में देखिए जिस तरफ करंट फ्लो होती है, अगर उस डायरेक्शन में चलते हैं हम लोग, करंट हमारा किधर फ्लो हो रही है, इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, तो माइनस आएगा तो उसको माइनस लेंगे। बैटरी का, अगर बैटरी छोड़िए, यहाँ पर ईएमएफ स्रोत है तो इसको हम लोग, अगर ईएमएफ है या बैटरी है तो बैटरी का अगर प्लस आता है तो प्लस लेंगे, माइनस आता है तो माइनस लेंगे, और जो है वोल्टेज ड्रॉप जितने भी आएंगे उसको, जो करंट की दिशा में वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले माइनस आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले माइनस आ रहा है तो इसको हम लोग माइनस ई लिखेंगे, ईजी। फिर यहाँ देखिए इसी में रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस में ड्रॉप को लेंगे हम लोग पॉजिटिव, ये हमारा हो जाएगा आई आर ए, या इसी को आई ए भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आर्मेचर में ही ये करंट फ्लो हो रहा है, जो आर्मेचर में धारा है यही है, तो इसको हम लोग आई ए मान लेते हैं। ठीक, माइनस ई जी प्लस आई ए आर ए। अब यहाँ पर क्या है, प्लस आई ए आर एल बराबर हमारा 0 आएगा। ठीक, अब हमको चाहिए किसका मान,
V का मान चाहिए। V का मान चाहिए तो हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, EG प्लस IA RA। ये हमारा देखिए जो IARL है, IARL इसके क्रॉस जो वोल्टेज है IARL, इसी को हम लोग V माने हैं। जो इस लोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आया है इसी को हम लोग क्या माने हैं, V माने हैं। तो यहाँ पर हम लोग V लिख लेंगे, तो V बराबर 0 हो जाएगा। अब इस पूरे टर्म को उठा के हम लोग उस तरफ कर देंगे, इस पूरे टर्म को EG और IARA को उस तरफ कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा V बराबर EG टू इधर प्लस में है, माइनस में उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो EG माइनस IARA। तो ये हमारा जो है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए EMF का समीकरण हो गया, जहाँ क्या है V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। हम लोग वोल्टेज ड्रॉप क्यों पढ़े थे, देखिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है IARA, जो कि आर्मेचर के क्रॉस क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। EG में से IARA घट जा रहा है, जिसके कारण भी EG से क्या हो रहा है, कम ही मिलेगा। ये हमेशा जनरेटर की, कोई भी जनरेटर हो उसमें हमारा V का मान कम ही रहेगा। एक स्पेशल केस आता है जिसको हम लोग ओवर कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं, उसी में केवल V का मान ज़्यादा आता है बस। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम लोग इसमें एक चीज़ और देखते हैं, इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, BCD इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। तो इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।